भारत क्यों कभी नहीं बना सकता एडवांस लड़ाकू जहाज? बड़ा सवाल है ये। भारत आज के समय में बहुत से डिफेंस वेपन्स पर काम कर रहा है। बीते कुछ सालों में भारत ने बहुत से ऐसे वेपन्स बनाए भी हैं जो दुनिया के एडवांस और मॉडर्न वेपन्स को तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। भारत आज रॉकेट टेक्नोलॉजी के मामले में भी वाकई चांद को छू रहा है। इतना विकसित हो चुका है भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर, मगर फिर भी आज तक भारत एडवांस लड़ाकू जहाज क्यों नहीं बना पाया? ऐसे लड़ाकू जहाज जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और आज के समय की सभी कंडीशंस को टक्कर दे सके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है तो लड़ाकू जहाज बनाने में ऐसा क्या मुश्किल है कि भारत अभी भी पीछे है? जब भारत मंगल तक यान भेज सकता है, अग्नि 5 मिसाइल बना सकता है, तो वो एक केपेबल एडवांस्ड लड़ाकू जहाज, एक फाइटर प्लेन क्यों नहीं बना पा रहा? बहुत बड़ी बात है ये। आगे जानते हैं क्या है इसके पीछे का राज। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत रॉकेट्स, मिसाइल्स आदि बनाने में माहिर हो चुका है, और यह भी सच है कि रॉकेट इंजन और जेट इंजन सेम प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। मगर फिर भी जब भारत ने अपना खुद का फाइटर जेट बनाने का निर्णय लिया, तब किसी दूसरे देश का इंजन लेना मजबूरी बन गया, और आज भी भारत अपना खुद का फाइटर इंजन बनाने में सफल नहीं हो पाया है। भारत के फाइटर जेट्स दुनिया के फाइटर जेट्स के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों, रॉकेट इंजन की तरह जेट इंजन भी इंटरनल प्रेशर डिफरेंशियल के जरिए थ्रस्ट जनरेट करता है। दोनों ही इंजन न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं। रॉकेट इंजन को स्पेस में संचालित करना होता है जहां ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए इसके इंजन के पास अपने खुद का ऑक्सीजन सोर्स होना जरूरी होता है, जबकि जेट इंजन अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक रॉकेट इंजन को किसी कंट्रोल्ड पावर की जरूरत नहीं होती। इसे स्पेस तक जाना होता है तो इसे कितनी भी पावर दी जा सकती है, लेकिन जेट इंजन को बैलेंस्ड पावर देनी होती है, वरना वो ऑपरेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसे बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर कभी जेट इंजन में रॉकेट इंजन लगा दिया जाए तो यूं समझ लीजिए कि उस फाइटर जेट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना पावरफुल होगा कि उसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, ये सब समझने के लिए आपको पहले बताते हैं कि ये जेट इंजन काम कैसे करते हैं, कैसे इन्हें बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए टर्बो जेट इंजन को ही ले लेते हैं, जो एक एयर ब्रीदिंग इंजन है। जिस एयरक्राफ्ट में ये लगाया जाता है उसे केवल फ्यूल कैरी करना है, क्योंकि उसे बर्न करने के लिए इस इंजन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो इजीली पूरी हो जाती है। इस तरह के इंजन में एक इनटेक होता है जिससे हवा कंप्रेसर ब्लेड तक पहुंच पाती है। इसी हवा से इंजन थ्रस्ट पैदा करता है, इसीलिए ये एयर इनटेक जो हवा को अंदर पहुंचा रहा है उसे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। तरह तरह के अरेंजमेंट्स की जाती हैं ताकि बैलेंस्ड एयर ही कंप्रेसर तक पहुंच पाए। कंप्रेसर का काम है एयर को स्क्वीज करके छोटे स्पेस में रखना। इससे एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को कम स्पेस में स्क्वीज करना एक तरह से फोर्सफुली एयर मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाना है, जिससे हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंप्रेसर में हर स्टेज पर एरिया कम होता जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं। एयर प्रेशर और टेम्परेचर हर स्टेज पर बढ़ते जाते हैं। ये कंप्रेस्ड एयर आगे कंबशन तक जाती है, जहां एयर पास होने के लिए होल्स होते हैं और फ्यूल पास होने के लिए माइक्रो होल्स होते हैं। जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाली एयर आगे जाती है और फ्यूल उसके ऊपर पड़ता है तो कंबशन शुरू हो जाता है, और आगे जाकर एयर मॉलिक्यूल्स दोबारा एक्सपांड करते हैं। जहां ये एक्सपांड करते हैं वहां टरबाइन होता है। यहां भी एयर के लिए कई ब्लेड्स और होल्स होते हैं। एयर प्रेशर और टेम्परेचर को मॉडिफाई करके ही टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन सही से काम करता है, तभी कंप्रेसर भी सही से काम कर पाता है। दोस्तों, एक बेसिक सा आइडिया है कि जेट इंजन काम कैसे करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? ये टेक्नोलॉजी सभी को मालूम है। हमने देखा कि इंजन में अलग अलग लेवल का एयर प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट करना पड़ता है, जिसके लिए इंजन का मटेरियल बहुत अलग तरह का होता है। जिससे इंजन की बॉडी बनाई जाती है वो अलग, यानी कि ब्लेड जिससे बनाई जाएगी वो अलग, और कंप्रेसर, टरबाइन, नोजल आदि बनेगी वो अलग। उदाहरण के लिए अगर टरबाइन ब्लेड्स की बात करें तो ये इतने मजबूत होने चाहिए जो एक लंबे समय तक हाई टेम्परेचर को झेल पाए। अगर इसमें आम लोहे का इस्तेमाल करेंगे तो इतनी हीट और टेम्परेचर के कारण लोहे की शेप बदल जाएगी, और लोहे के अलावा भी बहुत से मटेरियल चाहिए जिन्हें प्रोड्यूस करना या अरेंज करना मुश्किल तो है ही, साथ ही बहुत महंगा भी है। इंजन को बनाने में जो मेटल चाहिए उनका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी बहुत अलग होता है, और इन मेटल्स की कास्टिंग भी बहुत कम देश ही कर पाते हैं।
दोस्तों, सिर्फ मेटल्स की कमी होना या पैसे की कमी होना ये कारण नहीं है, और भी कारण है जिस वजह से भारत ये जेट इंजन नहीं बना पाता। एक कारण ये कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसे डेवलप करने के लिए टाइम और एक्सपीरियंस दोनों की जरूरत है। इसे बनाने के लिए ऐसी वर्कफोर्स चाहिए जिसका इसी सेम फील्ड में 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस हो, और पूरे एक्सपीरियंस और नॉलेज होने के बावजूद भी इसे डेवलप करने में कम से कम 15 से 25 साल लग सकते हैं। इसके लिए बहुत से डेवलपमेंट प्लांट्स, टेस्ट फैसिलिटीज, स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और बहुत से अरेंजमेंट्स होने चाहिए, और इन सभी चीजों का इंतजाम और सारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स पहले ही करने होंगे। ऐसे अरेंजमेंट्स जो 15 साल तक चल पाए। इसीलिए किसी एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए उसका इंजन खरीदना उसे बनाने से ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी कोई जेट इंजन बनाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल DRDO का कावेरी इंजन प्रोग्राम भी प्रोसेस में है, जिसके तहत भारत कावेरी डेरिवेटिव इंजन डेवलप कर रहा है। ये 8000 से 10,000 किलो का थ्रस्ट वाला इंजन होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम फेल हो चुका है, लेकिन असल में अभी इस प्रोजेक्ट को उतना टाइम नहीं हुआ कि इसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाए। भारत को 15 साल से भी ज्यादा वक्त लगेगा इंजन को बनाने में, क्योंकि भारत के पास अभी रिसोर्सेस नहीं है, और समय समय पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना और अच्छी स्किल्स और एक्सपीरियंस को मेंटेन करना बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। भारत पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ऊपर से भारत के पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस से बहुत कम है। तो भारत को इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। दोस्तों, इंजन बनाने के लिए उसमें यूज होने वाले मेटल्स को भी डेवलप करना होगा। इंजन का एक एक पार्ट बनाने में कई साल लग जाते हैं। इसके लिए चाइना का उदाहरण लिया जा सकता है, जो बहुत सी टेक्नोलॉजीज के मामले में भारत से आगे है, लेकिन वो भी इस इंजन को अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है। दोस्तों, अमेरिका ने जब 1975 में अपना F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया था, तो इसमें $5 बिलियन का खर्च आया था, और आज के समय में यह खर्च इससे भी 2 गुना आएगा। ऊपर से भारत के पास टेस्ट फैसिलिटीज भी नहीं है। टेस्टिंग के लिए भारत को रशिया और जर्मनी जाना पड़ता है, जिसकी फंडिंग के लिए भी गवर्नमेंट पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। ये फंडिंग प्रोसेस भी बहुत लंबी पड़ जाती है। भारत के पास अभी टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, जो समय के साथ पूरी हो पाएगी, लेकिन कितना समय ये तो अभी वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। दोस्तों, यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत अभी तक कोई जेट इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। आपको क्या लगता है, भारत कभी डेवलप कर पाएगा ऐसे कॉम्प्लेक्स जेट इंजन? क्योंकि आज भारत के पास भारत का ही बनाया हुआ तेजस तो है, लेकिन उसके अंदर इंजन दूसरी कंट्री का लगा हुआ है। जिस दिन भारत ने जेट इंजन डेवलप कर लिया, तो उसकी पहली पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, चौथी पीढ़ी आएगी, 5वीं पीढ़ी आएगी। लेकिन जब वो 5वीं पीढ़ी आ जाएगी ना दोस्तों, तब दुनिया भर में भारत के प्लेन्स का, भारत के फाइटर प्लेन्स का डंका बजेगा। पूरी दुनिया के देश, इंक्लूडिंग सुपर शक्ति, जिन्हें आज हम सुपर शक्ति कह रहे हैं, वो भी भारत के फाइटर प्लेन्स खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। क्योंकि भूलिए नहीं कि पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी देने वाले भारत के ही लड़के हैं, जो कभी IBM में काम करते हैं, तो कभी एप्पल में काम करते हैं, तो कभी नासा में काम करते हैं, तो कभी स्पेस एक्स में काम करते हैं।